हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये यूपी स्पेशल जीके का वीडियो है जिसमें हम लोग 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से मैंने 250 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। ये अगस्त 1942 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, क्वेश्चन आता है बार बार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये उस समय जो है भारत का वायसराय था। और यहाँ पे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है उत्तर प्रदेश में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही समांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। और ये जो है कहाँ पे की गई थी? तो बलिया में की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बलिया। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो पहला ऑप्शन है सारनाथ। सारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश दिया था। फिर जो है बौद्ध गया की बात करेंगे तो बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से भी संबंध है। कुशीनारा, जिसको कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांची का स्तूप जो है ये ऐसा स्तूप है जिससे भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना का संबंध नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सांची। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ये जो है आपको पता है पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, तो उस वंश का शासक था। और इसने जो है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग में इसने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, कौन था उसका नाम बताएंगे? तो उसका नाम है वेनसांग। वेनसांग जो है इसी के शासनकाल में आया था, जिसने सीयू की पुस्तक लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अपने भारत में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और इनमें से कथक जो है उत्तर भारत का हो जाता है, या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये है ओडिशा का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी तो ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और इसके अलावा जो है कथकली याद रखेंगे, कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और मणिपुरी मणिपुर का हो जाता है। और इसके अलावा सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया है असम का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेला ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है सहारनपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर। और इसके अलावा याद रखेंगे मेरठ में कौन सा मेला लगता है? तो मेरठ का प्रसिद्ध मेला है नौचंदी मेला। और वाराणसी में नक्कटैया मेला लगता है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी यहाँ पे बोली जाती है। अवधी, इसके अलावा अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इन सब क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। आल्हा दिया गया है, आल्हा
आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा की बात करते हैं तो बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कजरी, तो कजरी आपका ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गाया जाता है, रुहेलखंड में नहीं गाया जाता, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और इसके अलावा चैता की बात करते हैं तो चैता अवध और भोजपुरी क्षेत्रों में गाया जाता है। तो ये लोकगीत हैं और इनसे संबंधित क्षेत्र थे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, कजरी जो है सुमेलित नहीं था। ये कहाँ पे गाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो दिया गया ऑप्शन चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। तो इसमें से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है मुख्यतः कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। और आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे नेल्लूर जिला है जो कि अभ्रक का जो है काफ़ी मात्रा में उत्पादन करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो यूरेनियम बताना है कहाँ पे पाया जाता है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर। तो यूरेनियम जो है ये ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर में कुछ मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज या सहारनपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहारनपुर। सहारनपुर में संतरा और लीची जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है लखनऊ, तो लखनऊ का याद रखेंगे आम के लिए काफ़ी फेमस है। मलिहाबादी आम जो है, मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है, तो वहाँ पे मलिहाबादी आम पाया जाता है, उसके लिए काफ़ी फेमस है। और प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज जो है अमरूद के लिए काफ़ी फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। और अगर हम बात करते हैं कपास की, तो कपास के उत्पादन में भारत में नंबर 1 स्थान रखता है गुजरात। तिलहन में आपका मध्य प्रदेश रखता है नंबर 1 स्थान। और जूट की बात करते हैं तो जूट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, किसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक है, मूंग, अरहर, मटर या चना। तो इन ऑप्शंस में से चना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चने का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और वैसे भी दलहन फसलों में चना जो है सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है। और दूसरे नंबर पे पंजाब हो जाता है और तीसरे नंबर पे हरियाणा। फिर दोस्तों अगला है, कृषि श्रम उत्पादकता निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक है। तो कृषि श्रम उत्पादकता इसमें से बताना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता अधिक है, या बुंदेलखंड, या मध्य प्रदेश, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा किन से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। और वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उससे लगती है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश की लगती है नेपाल से। फिर अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद बांध है, तो उसी से लगा हुआ ये जलाशय है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नहर है, तालाब है, या नलकूप, या कुआं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलकूप। उत्तर प्रदेश में नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 72% जो है ये किसके द्वारा सिंचित किया जाता है, तो नलकूप के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है।
तो यहाँ पे बताना है कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जहाँ पे नलकूपों से सिंचाई होती है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। सिंचित भूमि क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा, चतुर्थ स्थान है। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले नंबर पे कौन है क्षेत्रफल में, तो सबसे पहला नंबर है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में है, फिर महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश अपना आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। फिर दोस्तों अगला है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ शेयर करता है, वो है नेपाल। तो यहाँ पे बताना है नेपाल के साथ कौन सा जिला है जो कि सीमा शेयर नहीं करता है। बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती। तो दोस्तों नेपाल के साथ 7 जिले अपने सीमा साझा करते हैं। एक तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, फिर श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो यहाँ पे कौन सा जिला है जो कि नहीं शेयर करता है, तो बस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस्ती जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर दोस्तों अगला है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा जिला जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हो जाता है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का। लेकिन यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से बताना है, हापुड़ तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा जिला है। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर पूछा जाए, किसान क्रेडिट कार्ड ये जो है कब लागू हुआ था, तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें से बताना है कौन सी फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिया गया है आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। तो उत्तर प्रदेश जो है आलू में नंबर 1 है और गन्ना में नंबर 1 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 3 जो है आलू और गन्ना में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, चावल में नंबर 2 पे है। तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू जो है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है नगर और हवाई अड्डा। लखनऊ में जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, अमौसी में है। वाराणसी में बाबतपुर में है। कानपुर में, तो कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में चकेरी में है। और आगरा की बात करते हैं तो आगरा हवाई अड्डा कहाँ पे है, खेरिया में है, बमरौली में नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी, आगरा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आगरा का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, खेरिया में। फिर दोस्तों अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले कितने नगर हैं ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 7 नगर हैं जो 10 लाख से ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महोबा, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। फिर अगला है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी कांड के आरोप में जो है फांसी दी गई थी, और इसके अलावा इनके साथ 4 और लोगों को फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को। और कहाँ पे, तो गोरखपुर जेल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। और इसके अलावा अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी, उनको जो है फैजाबाद में हुई थी। और रोशन सिंह को हुई थी नैनी में, नैनी सेंट्रल जेल में। और इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी को हुई थी गोंडा में। फिर दोस्तों अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बताई थी।
तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो वहीं पे इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की नदियाँ दी गई हैं, बताना है किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो गोमती की बात करते हैं, तो गोमती नदी का उद्गम हुआ है पीलीभीत जिले में, फुलहार झील है जिसको गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं, तो ये हिमालय से इसका उद्गम नहीं हुआ है। रामगंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है, और इसके अलावा शारदा का उद्गम भी हिमालय से हुआ है। बेतवा की बात करते हैं, तो बेतवा का उद्गम जो है विंध्याचल रेंज से हुआ है। तो दो ऐसी नदियां यहाँ पे, गोमती और बेतवा, जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। फिर दोस्तों अगला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध अवस्थित है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अगला है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो अर्जुन बांध नहर ये जो है अर्जुन नदी पर है, और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर कहाँ पे, हमीरपुर में, तो हमीरपुर इससे लाभान्वित जिला हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर है, तो ये है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। माता टीला बांध भी याद रखिएगा, ये भी बेतवा नदी पर है। फिर दोस्तों अगला है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए, या चरकुला नृत्य के लिए, या पंवारा के लिए, या नकटा के लिए। तो मिर्ज़ापुर जो है ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, कजरी मेनली जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जो है गाई जाती है, और मुख्यतः वाराणसी और मिर्ज़ापुर इन क्षेत्रों में जो है ये ज़्यादा गाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, कजरी के लिए। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है ऑप्शन ए, बिरजू महाराज, इनका संबंध जो है कत्थक से है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। और आल्हा जो है ये महोबा से संबंधित है, आल्हा जो है महोबा क्षेत्र में गाया जाता है। और फिर दिया गया है अमजद अली खां, तो अमजद अली खां ये सरोद वादक थे, तो ये भी सुमेलित है। फिर दिया गया है विरहा और कन्नौज, तो विरहा जो है ये कन्नौज क्षेत्र में नहीं गाया जाता है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में मेनली विरहा गाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ पे है, तो सुरहा ताल पक्षी विहार ये आपका हो जाता है बलिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बलिया। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है कोयला, तो कोयला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में, सिलिका बालू की बात करते हैं तो प्रयागराज में, यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। फिर अगला है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मेरठ क्षेत्र में है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और इसके अलावा सबसे छोटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा हो जाता है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर में है, तो ये सबसे छोटा है, और हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, तांबा और ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। फिर अगला है, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। तो एस्बेस्टस जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस जो है मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। अगला है दोस्तों, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। तो सबसे पहले किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में है। तो इसकी स्थापना जो है सबसे पहले प्रदेश में की गई थी। फिर दोस्तों अगला है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित है। तो बब्बर शेर सफारी ये कहाँ पे है, तो ये है इटावा में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इटावा। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है। तो यूरेनियम ये कहाँ पे है, तो ये ललितपुर में पाया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। वन नवीकरणीय संसाधन है। तो वन जो है
ये नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनसे ऊर्जा जो है जल्दी से प्राप्त हो जाती है। कुछ संसाधन होते हैं जिनसे ऊर्जा बनने में काफ़ी समय लगता है, जैसे जो धरती के नीचे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, लाखों साल। लेकिन जो संसाधन जिससे हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो सकती है, जैसे कि सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, तो ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। और जिनसे देर में प्राप्त होती है, टाइम लगता है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो वन जो है ये भी नवीकरणीय संसाधन है। फिर दिया गया है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही कारण है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया ए और आर सही है। आर ए की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात दोनों सही है, लेकिन आर और ए का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना इसका उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था जुलाई 2001 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2001। फिर दोस्तों अगला है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। और इसको जो है बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसको 1987-88 में सम्मिलित किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1987-88। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे कम महिला साक्षरता दर की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं, नंबर 1 पर श्रावस्ती है जहां पे सबसे कम महिला साक्षरता है, दूसरे नंबर पे बलरामपुर है और तीसरे नंबर पे बहराइच है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रामपुर। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर हो जाता है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या जो है कहाँ की है? महोबा की। दूसरे नंबर पर चित्रकूट है, तीसरे नंबर पर हमीरपुर। फिर अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है और तीसरे नंबर पे औरैया। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? तो सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की, दूसरे नंबर पे बहराइच हो जाता है और तीसरे नंबर पे बलरामपुर। अगला है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाता है? महोबा। मैंने बताया था महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या है और उससे ज़्यादा चित्रकूट की है और तीसरे नंबर पे हो जाता है हमीरपुर। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है, यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 902। तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 1000 बालकों पर 902 बालिकाएं हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल जो है ओवरऑल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी जो है 912 इसका राइट आंसर होगा अगर ओवरऑल पूछा जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में पूछा गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 902। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20.22%। 20.22% जो है ये दशकीय वृद्धि रही 2001 से 2011 की अवधि के बीच में। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। तो यहाँ पे बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो घटते क्रम में जिलों को अरेंज करके यहाँ पे सही कूट चुनना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, ये नंबर 1 पर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हो जाता है मुरादाबाद आपका, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? गाजियाबाद। और चौथे नंबर पे लखनऊ।
तो यहाँ पे सही कोड कौन सा होगा, 1 3 2 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। तो साक्षरता दर जो है किस जिले की सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला कथन है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। फिर दिया गया यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। फिर दिया गया इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में क्या रही थी, 20.22% रही थी। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन क्या है, गलत है। इसका लिंगानुपात 912 है, तो ये भी कथन सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है लखीमपुर खीरी, ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे सोनभद्र हो जाता है और तीसरे नंबर पे हो जाता है हरदोई। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता दर है 77.3। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 57.20 ये महिला साक्षरता दर हो जाती है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल कितनी है, तो 67.7 ये जो है ओवरऑल हो जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। तो यहाँ पे बताना है बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, इन धर्मों में जो है सबसे अधिक साक्षरता किसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन। जैन धर्म में सबसे अधिक साक्षर लोग हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार प्रदेश में शिशु लिंगानुपात क्या है। तो शिशु लिंगानुपात अभी पिछले क्वेश्चन भी हमने देखा था, तो शिशु लिंगानुपात क्या है, 902। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 902। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे बताना है महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों महिला आबादी जो है लगभग है 48%। अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करेंगे तो 47.71%, 47.71% जो है महिलाएं हैं, और पुरुष कितने हैं, तो 52.29%, 52.29% पुरुष हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग पूछा गया है, तो 47.71 को हम लगभग में 48% कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा 48%। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद यानी लिंगानुपात सबसे जो लिंगानुपात है उसमें अंतर जो है सबसे ज़्यादा किस दशक में रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1991 से 2001 के बीच में जो लिंगानुपात है उसमें जो है अंतर सबसे ज़्यादा देखा गया है। फिर दोस्तों अगला है प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम किस दशक में थी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1991 से 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर जो है अधिकतम थी। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे बताना है किस जिले में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। और एसटी की बात करते हैं तो नंबर 1 पे तो सोनभद्र हो जाता है, नंबर 2 पे बलिया और तीसरे नंबर पे हो जाता है देवरिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं केवल निगम क्षेत्र की, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनका जो सही क्रम है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लखनऊ में सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक स्लम आबादी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ में सबसे अधिक जो है स्लम आबादी पाई जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है
2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में सबसे अधिक नगरीय आबादी निवास करती है। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का राज्य में तीसरा स्थान है? तो अगर हम बात करते हैं धार्मिक समुदाय के आधार पे, तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर जो है मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा गया है तो तीसरे नंबर पे कौन से लोग हैं? तो तीसरे नंबर पे हो जाते हैं सिख। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख। फिर दोस्तों अगला है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो उच्चतम साक्षरता दर कहाँ की है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कानपुर नगर। कानपुर नगर में उच्चतम साक्षरता दर है। फिर दोस्तों अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो है हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अब यहाँ पे बताना है अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करती है, यानी एससी आबादी कहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करती है? तो एससी आबादी जो है सबसे ज़्यादा निवास करती है सीतापुर में। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सीतापुर जो है एससी आबादी के मामले में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे हो जाता है प्रयागराज और तीसरे नंबर पे हो जाता है हरदोई। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले जो है सबसे नंबर 1 पर हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, फिर दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे हो जाता है औरैया और चौथे नंबर पे हो जाता है इटावा। तो ये जो है 4 जिले हैं जिनका अवरोही क्रम हो जाता है। फिर अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश में नहीं गाया जाता? दिया गया है बिरहा, तो बिरहा तो गाया जाता है। रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और कजरी ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ढोला मारू तो ये जो है कहाँ का है? ये राजस्थान का लोकगीत है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, बिरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में। चैती की बात करते हैं तो चैती कहाँ पे गाया जाता है? तो चैती जो है ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुख्य रूप से ये वाराणसी क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। फिर दिया गया है कजरी जो है अवध क्षेत्र में गाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैती। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? दिया गया है चरकुला, धुरिया और नौटंकी। तो चरकुला, धुरिया, नौटंकी ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मुरिया की बात करते हैं तो मुरिया है जो छत्तीसगढ़ का, तो ये छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा मुरिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य ये कहाँ का है? अवध या बुंदेलखंड या रुहेलखंड या पूर्वांचल? तो धुरिया लोक नृत्य ये बुंदेलखंड के कुम्हार लोग जो है स्त्री का वेश धारण करके इसको परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा बुंदेलखंड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ ये डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है, और ये डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय बना 2001 में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा 2001। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? तो सत्यम शिवम सुंदरम इसकी रचना की है शिवनंदन नौटियाल ने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 16 कुल उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो 16 कुल उत्सव मनाया जाता है ये आगरा में मनाया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो यहाँ पे दिया गया है बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां और मेहंदी और इलियास खां। तो बिंदा दीन और उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खां इन तीनों लोगों का जो है लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान होता है, लेकिन मेहंदी हसन इनका नाम है, तो ये गजल गायक थे और कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे, तो इनका योगदान नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदा दीन की बात करते हैं तो ये कथक नृत्य से संबंधित थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो मुगल शैली का आरंभ किसने किया था?
तो हुमायूं के द्वारा जो है मुगल शैली का आरंभ किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने जो है कहाँ पे चर्च का निर्माण करवाया था ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरधना। सरधना जो कि मेरठ जिले में है। तो यहाँ पे इन्होंने बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर। तो मगहर यहाँ पे जो है कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी, तो ये जो है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल हो जाता है। भगवान बुद्ध का निर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था, ये भी सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, तो ये कहाँ पे है, देवा शरीफ में है। देवा शरीफ जो कि बाराबंकी जिले में पड़ता है, और यहाँ पे जो है मेला लगता है देवा मेला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये तीनों सुमेलित है। फिर दिया गया 88,000 ऋषियों की तपस्थली, और दिया गया संकिसा, तो ये सही सुमेलित नहीं है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है नैमिषारण्य को, और नैमिषारण्य कहाँ पे है, तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है। तो कालिंजर किला ये किस जिले में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांदा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बांदा में जो है कालिंजर किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। तो चरकुला ये कहाँ का है, तो ये ब्रजभूमि का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो बिंदा दीन और इसके अलावा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये तीनों लोग जो है कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। और ध्रुव तारा जोशी की बात करते हैं तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव तारा जोशी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। दिया गया है कजरी। कजरी बनारस के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में, मतलब पूर्वांचल में ये जो है मुख्यतः गाया जाता है, तो ये सही सुमेलित है। बिरहा दिया गया है, बिरहा कानपुर, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बिरहा जो है ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गाया जाता है। होली की बात करते हैं तो होली जो लोकगीत है ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। नौटंकी जो है हाथरस में होता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित है बिरहा के अलावा। बिरहा के अलावा जो है सभी सही सुमेलित है। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कर्मा, महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, ढीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो यहाँ पे कर्मा की बात करते हैं। कर्मा जो लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में मुख्यतः परफॉर्म किया जाता है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा धुरिया ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है परफॉर्म किया जाता है। ढीवर, ढीवर जो है कहार जाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नटवरी ये जो है पूर्वांचल में, ये भी लोक नृत्य है, तो ये पूर्वांचल में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, कर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। तो सैयद सालार मेला ये कहाँ पे लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहराइच। सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है, बहराइच में। और इसके अलावा गोंडा में याद रखेंगे देवी पाटन मेला लगता है गोंडा में। बाराबंकी में देवा मेला याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला है, इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा, तो देवा मेला बाराबंकी में लगता है। कर्मा दिया गया है मथुरा, तो ये सही सुमेलित नहीं है। आल्हा दिया गया है महोबा, तो आल्हा जो है महोबा क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर में, तो ये सभी सुमेलित है। यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कर्मा जो है कहाँ का है, तो कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का है। फिर दोस्तों अगला है, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो लट्ठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है बरसाना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है। तो हरिदास जयंती ये कहाँ मनाई जाती है, तो ये प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कार्तिक कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी ये जो है शास्त्रीय संगीत में जो है काफ़ी प्रख्यात कलाकार थे, और इनका संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध था किराना घराने से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किराना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दिया गया है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स।
वाराणसी। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है, सही सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है, ये भी सुमेलित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, तो ये नोएडा दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। और दिया गया है तेल शोधक संयंत्र, तो ये मथुरा में है, तेल रिफाइनरी सेंटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग एवं मध्यम उपक्रम को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो लघु उद्योग एवं मध्यम उपक्रम को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है, तो ये है सहारनपुर में, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु इसका उद्देश्य हो जाता है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर दोस्तों अगला है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली। रायबरेली में जो है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। पहली कहाँ पे स्थापित की गई है, तो पहली है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो चेन्नई में स्थापित की गई है, और दूसरी जो है कपूरथला में स्थापित की गई है, और तीसरी कहाँ पे, रायबरेली में। फिर दोस्तों अगला है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चुनार ये जो है कहाँ पे है, मिर्जापुर में है, और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, सीमेंट उद्योग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ कहते हैं, SEZ शॉर्ट में SEZ कहते हैं, तो ये जो है कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।